नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के ई अधिवेशन में। इंडिया न्यूज पर ई अधिवेशन जो कि अब हम शुरू करने जा रहे हैं, इसमें तमाम जिलों में उत्तर प्रदेश में कैसे कोरोना की लड़ाई इस वक्त अब लोग अपनी मेहनत से, सरकार के सहयोग से जीत रहे हैं। कोरोना महामारी पर सबसे बड़ी हम चर्चा इस ई अधिवेशन के जरिए करेंगे। 18 जिलों के मंडलायुक्तों से हमारी बातचीत होगी, एक एक करके लगातार मंडलायुक्त हर सवाल का जवाब देंगे। क्या रोड मैप उन्होंने तैयार किया है और किस तरीके से सरकार जो कि एक आम आदमी तक उन तमाम योजनाओं का या फिर उनकी जरूरतों का ख्याल रखते हुए कुछ अगर पहुंचाना चाहती है या उनको कोई लाभ देना चाहती है तो उसमें कहां सहूलियत उनको मिल पा रही है। आज पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, लेकिन यूपी इस महामारी से बहुत तेजी से उबर रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की नीतियों का ही असर है कि आज देश के सबसे बड़े सूबे में कोरोना हार रहा। हर दिन कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब कम हो रहा है। कुछ दिनों पहले जहां प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा एक्टिव केस थे, आज वो आधे से भी कम रह गए। यह सब कुछ मुमकिन हो पाया सीएम योगी के संकल्प, ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के उस रणनीति के तहत। हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया। कोरोना के खिलाफ सीएम योगी की जंग। दुनिया मान रही सीएम योगी का लोहा। आज पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश इस महामारी से तेजी से उभर रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की नीतियों का ही असर है कि आज देश के सबसे बड़े सूबे में कोरोना हार रहा है। हर दिन कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा कम हो रहा है। कुछ दिनों पहले जहां प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा एक्टिव केस थे, आज वो आधे से भी कम रह गए हैं। ये सब मुमकिन हो पाया है सीएम योगी के संकल्प, ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट से। शहर हो या गांव, स्वास्थ्य विभाग हर वक्त पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। हर दिन सीएम जिलों को निरीक्षण कर धरातल पर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, जिससे कहीं कोई कमी न रह जाए। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां सबसे ज्यादा कोरोना के टेस्ट हो चुके हैं। हर दिन प्रदेश में 3 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं। इसका मकसद साफ है कि कोरोना की मजबूत होती चेन को तोड़ना। उत्तर प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान को युद्ध स्तर पर चला रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर व्यक्ति को वैक्सीन लगे, इसके लिए ग्लोबल टेंडर के जरिए वैक्सीनेशन अभियान चलाने का फैसला किया है। अब तक हम लोगों ने 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन हम दे चुके हैं। 18 प्लस में मेरठ जो कमिश्नरी है, इसमें 50,000 यूथ को अब तक वैक्सीन दिया जा चुका है। वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम हम लोगों ने फेज वाइज 18 प्लस के लिए फेज वाइज प्रारंभ किया है। पहले 9 जनपद जो सर्वाधिक एक्टिव केसेस जहां पे थे, पॉजिटिविटी ज्यादा थी, उन पे किया। फिर सभी नगर निगमों में हमने इसको लागू किया। अब सभी नगर निगमों के साथ ही हर कमिश्नरी मुख्यालय पर भी हम लोग कल से 23 जनपदों में 18 प्लस का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लग रही है। 45 साल से ज्यादा उम्र वालों को पहले की तरह वैक्सीन लगाई जा रही है। शहर से लेकर गांव तक हर जगह वैक्सीन की आपूर्ति की जा रही है। आज ये उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल बन गया है। WHO समेत दुनिया की कई बड़ी संस्थाएं सीएम योगी की नीतियों की तारीफ कर चुकी हैं। आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में पर्याप्त ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। लखनऊ में ऑक्सीजन ट्रेसिंग कमांड सेंटर बनाया गया है, जिसके जरिए पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। अस्पतालों में बेड लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। जीवन रक्षक दवाओं को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। यहाँ तक पोस्ट कोरोना मरीजों का भी उत्तर प्रदेश सरकार मुफ्त इलाज कर रही है। इसके साथ ही पोस्ट कोविड पेशेंट भी हमारे सामने आ रहे हैं। ब्लैक फंगस से जुड़े हुए कुछ मामले आए हैं। कल ही राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस के लिए प्रदेश के अंदर एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप हम लोगों ने बनाया है, जिसमें प्रदेश और देश के चिकित्सा विशेषज्ञों को रखा गया है। ये सभी ग्रुप इन सभी मुद्दों पर चर्चा करता है। सेकेंड वेव कैसे हम इसको फेस कर सकते हैं, थर्ड वेव में हमें क्या करना है, ब्लैक फंगस के लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए,
कल उत्तर प्रदेश ने इसकी एक एडवाइजरी पूरे जनपदों में जारी कर दी है। आज उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक मेडिकल टीम पहुंच रही है। गांव में जो लोग बीमार हैं, उनका तुरंत इलाज किया जा रहा है। होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को दवाई दी जा रही है। लोगों को मुफ्त राशन बांटा जा रहा है। यहाँ तक कि लॉकडाउन से घरों में कैद मजदूरों, कामगारों, रिक्शा चालकों, रेहड़ी पटरी वालों को 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जिससे उनका जीवन सुगम हो सके। आज ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है सीएम योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शिता से, जहां प्रदेश के अंतिम आदमी तक बेहतर सुविधा पहुंचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी हाँ, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो रोल मॉडल है, उस पर काम करते हुए उत्तर प्रदेश इस लड़ाई के लिए न सिर्फ तैयार खड़ा है, बल्कि उसके साथ साथ अब इसमें जीत मिलनी शुरू हुई। और सबसे बड़ी बात कि अगर थर्ड वेव की आशंका जाहिर की जा रही है, तो उसकी तैयारी भी अब लगे हाथ की जा रही है। चलिए, ये अधिवेशन की हम शुरुआत कर रहे हैं और जैसा हमने आपको बताया कि तमाम जिलों में किस तरीके से कोरोना हार रहा है या फिर सरकारी मदद पहुंच रही है, उसका पूरा ब्यौरा अलग अलग अधिकारियों से जिलेवार तौर पर हम लेंगे। हमारे साथ गौरव दयाल साहब जुड़ चुके हैं, जो कि अलीगढ़ मंडलायुक्त है। बहुत स्वागत है गौरव दयाल जी आपका इंडिया न्यूज के अधिवेशन में। नमस्कार गौरव दयाल साहब, शुरुआत हमने अलीगढ़ से की इस अधिवेशन की। मैं चाहूंगा कि मंडलायुक्त के तौर पर आप सबसे पहला जो इस वक्त वहां का हाल है और जिस तरीके से कुछ चुनौतियां निकल कर आई थी, उस पर आप लोगों ने जब काम शुरू किया सरकार के निर्देश पर, तो किस गति से आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, एक ऐसा समय था जब हम लोग एक बहुत ही संक्रमण का जो दर था वो 15% तक अलीगढ़ मंडल में था जी। परंतु लगातार प्रयासों के बाद और जो सरकार के निर्देश हैं, गाइडलाइंस को जो हम लोगों ने स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कराया, लॉकडाउन का पालन कराया और टेस्ट, ट्रेस, आइसोलेट, जब इन चीजों पर हम लोगों ने अमल किया, तो आज के डेट में जो स्थिति निकल के आई है, तो लगभग 3 से 4% तक ही पॉजिटिव रेट रह गई है अब अलीगढ़ मंडल में। तो अब जो बहुत ज्यादा प्रेशर था एडमिशन को लेके या ऑक्सीजन सप्लाई को लेके, जो एक स्थिति थोड़ी कठिन बनी हुई थी, वो अब नियंत्रण में आ गई है। और इस समय यहाँ पर जो मैनेजमेंट है कोविड का, वो बहुत बेहतर चल रहा है। और हम लोगों ने व्यवस्था इस तरह की बनाई है इस समय कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो संक्रमण फैलने की संभावना बनी हुई है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो निगरानी समितियां हैं, उनको बहुत ही अच्छी ढंग से एक्टिवेट कर दिया गया है। और उनके माध्यम से सिम्टोमेटिक लोगों को ट्रेस कराना, उनको दवाइयों का वितरण कराना, समय से टेस्ट कराकर उनको आइसोलेट कराना या ट्रीट कराना, इस दिशा में पूरे मंडल में कार्रवाई इस समय प्रगतिशील है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी 2-3 दिन पहले यहाँ दौरा किया था, अलीगढ़ मंडल की बहुत विस्तार से समीक्षा की थी। उनके द्वारा जो भी डायरेक्टिव दिए गए उस दौरान, उसका भी हम लोग बड़ी स्ट्रिक्टली पालन करा रहे हैं। गौरव दयाल साहब, दुनिया के लिए अपने आप में चुनौती ये वायरस, उस बीच में भारत में जब सेकेंड वेव इसकी आती है, वाकई चुनौतियां और बढ़ गई थी। ऑक्सीजन की कमी, इक्विपमेंट्स, रेमडेसिविर इंजेक्शन, तमाम तरह की ये चीजें। अलीगढ़ या फिर हम कहें कि पूरे इस मंडल को आपने जिस तरीके से उस वक्त संभालने की कोशिश की, खुद कितनी चुनौती आप महसूस कर रहे थे और लग रहा था कि हाँ, हम कैसे उबर पाएंगे इससे? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती इस समय ऑक्सीजन सप्लाई की रही जी। और सरकार में जो वरिष्ठ अधिकारी हमारे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, हम लोगों ने किसी प्रकार से कहीं शॉर्टेज ऑक्सीजन की होने नहीं दी गई। कोई ऐसी दुर्घटना किसी अस्पताल में ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से अलीगढ़ मंडल में नहीं हुई। और लगभग खपत अगर देखें तो 30 मैट्रिक टन के आसपास की खपत ऑक्सीजन मंडल में रही है। और उसको हम लोग लगभग उसी सप्लाई ऑक्सीजन करने में सफल रहे हैं। जो एनएमओ, जो लिक्विड ऑक्सीजन होती है, उसकी सप्लाई भी लगभग 10 से 12 मैट्रिक टन हमको लगातार बाहर से मिलती रही। और नतीजा ये रहा कि ऑक्सीजन की वजह से कोई यहाँ पर कोई दुर्घटना नहीं होने पाई। और भविष्य में जो चुनौती एक वेब की बताई जा रही है, उससे हम लोग निपटने के लिए, उसकी तैयारी के लिए पूरे मंडल में 14 से 15 नए पीएचए प्लांट स्थापित करने की योजना है। और उन सब जितने भी प्रस्ताव उस तरह के थे पीएचए प्लांट लगाने के, उनके अप्रूवल दिए जा चुके हैं। और अब डीएम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और लगभग 1-1.5 महीने का टाइमलाइन है जिसमें ये सारे
जो प्लांट्स हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स हैं अस्पतालों में, वो स्थापित हो जाएंगे। साथ ही जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनको भी प्रेरित किया जा रहा है कि वे भी अपने स्तर से जिनकी खपत ज्यादा है वो भी इंडिपेंडेंट ऑक्सीजन प्लांट अपने अस्पतालों में स्थापित करें, ताकि वो स्टैंड अलोन सिस्टम उनके रहे वहां पर, और वो निर्भरता जो बाहर से ऑक्सीजन प्राप्त होने पर रहती थी वो कम हो सके। गौरव दयाल साहब, जहां एक तरफ ये चुनौती थी कि लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचे, और जैसा खुद मुख्यमंत्री ने निर्देश किया कि अगर जो लोग घर में आइसोलेट हैं तो उनको भी वो जरूरत की चीजें मिल जाए, चाहे वो ऑक्सीजन ही क्यों ना हो, उसकी व्यवस्था बनाने का काम भी सरकार ने किया। अलीगढ़ में न सिर्फ उस व्यवस्था को आपको आगे बढ़ाना है, बल्कि उसके साथ साथ सख्ती भी उतनी बरतनी है। जो नियमों का इस वक्त पालन नहीं कर रहे, जो उस मंत्र को भूल जा रहे, या फिर इस आपदा में वो अवसर तलाश रहे और लोगों को बहुत इधर उधर के दाम पर, ऊंचे दामों पर अगर कुछ जरूरत है तो वो पहुंचा रहे, तो पैरेलली दोनों चीजों को आप लोगों को मॉनिटर करना है और उस पर कर भी रहे होंगे आप लोग। जी, जैसे यहाँ पर जो दरें हैं, जिन दरों के आधार पर इलाज होना है प्राइवेट चिकित्सालयों में, उन दरों को जारी किया गया और इसी के हिसाब से ये सब अस्पतालों को निर्देशित किया गया कि उन्हीं दरों को वो लोग लागू करें और कहीं भी एक्सेसिव रेट नहीं होना चाहिए, जो एक्सप्लॉइटेटिव रेट ना हो, और वो मरीजों का इलाज उन्हीं दरों पे करें। जहाँ पर कंप्लेंट आई वहाँ पे जांचें भी की गई और एक दो अस्पतालों को यहाँ पर सील भी किया गया है। एक तो कल ही सील किया गया, जहाँ शिकायत जब आई थी तो उसकी जांच की गई और जांच के बाद जब पुष्टि हुई उसमें कार्रवाई की गई। इसी प्रकार से कुछ कालाबाजारी की शिकायतें ऑक्सीजन लेके आई थी, उसमें भी यहाँ पे अरेस्ट हुई और लगातार प्रशासन तत्पर रहा है व्यवस्था बनाने में कि कहीं भी कोई कालाबाजारी ना होने पाए, कोई जमाखोरी ना हो, एक्सेसिव रेट कोई चार्ज ना करे। तो ये निगाह हम लोग बनाए हुए हैं और लगातार इसको देख रहे हैं कि कहीं पर भी कोई किसी का कोई एक्सप्लॉइटेशन ना हो और कोई तकलीफ इंकन्वीनियंस किसी को ना हो। गौरव दयाल साहब, अब हम जिलेवार चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जब 4 जिलों की बात आती है अलीगढ़ मंडल की, तो वहां पर हर एक जिले की जिम्मेदारी और जरूरत अलग भी हो सकती है, और सरकार की जिम्मेदारी तो एक ही है सबके लिए। प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आपकी जिम्मेदारी पूरे जिले के लिए, हर जिले के लिए है। लेकिन वहां क्या कुछ आपको लगता है कि हाँ कहीं कुछ कम है, कहीं कुछ ज्यादा स्थिति खराब है, या फिर दोनों अब बैलेंस होने की स्थिति में आ गए हैं और थर्ड वेव की प्लानिंग में भी हम आगे बढ़ रहे हैं जिलेवार? देखिए, अलीगढ़ में पॉजिटिविटी रेट शुरू से सबसे ज्यादा रहा है, क्योंकि जनसंख्या भी ज्यादा है यहाँ पर और कंजेस्टेड इलाके हैं और भी कई कारण हैं। जहाँ पे बाकी जिले हैं हाथरस, एटा और कासगंज, तो एटा में पॉजिटिविटी दर शुरू में काफी स्पीड से बढ़ा और अब वहाँ पर नियंत्रित हो गया है। कासगंज और हाथरस दोनों जिलों में शुरू से ही केसेस की संख्या नियंत्रण में रही है, बहुत ज्यादा वहाँ पर केसेस नहीं बढ़े। वहाँ मैनेजमेंट भी इस तरह का रहा कि वहाँ पर दिक्कत नहीं आई। मैन पावर की जरूर एक समस्या जिलों में बनी रहती है और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित कर रखा है जिलाधिकारियों को और सीएमओ को कि मैन पावर को वो लोग अपने स्तर से हायर करें और उसमें फंड की कोई कमी नहीं है, फंड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए गए हैं जिलों को। दिक्कत ये आती है कि बहुत बार हम लोग जब विज्ञापित करते हैं पदों को तो कोई टर्न अप होते नहीं हैं, लोग आते नहीं है, उसमें ज्वाइन नहीं करते हैं। अगर किसी कर लिया जाए तो ज्वाइन नहीं करते, तो वो प्रयास एक निरंतर प्रक्रिया है और जिलाधिकारी नियमों प्रयास कर रहे हैं। तो वहाँ पर मैन पावर शॉर्टेज को भी हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था इन सब जिलों में की जा रही है। जैसे कि कासगंज की बात करें तो वहाँ पर गेल और डीआरडीओ द्वारा अलग अलग 2 प्लांट स्थापित किए जाएंगे। एक जिला प्रशासन अपने स्तर से करा रहा है। इसी प्रकार से एटा में 2 प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। हाथरस में भी 2 या 3 प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। तो सेकेंड वेव की उसका मैनेजमेंट वहाँ पर जिलाधिकारी को नियंत्रण में उनके लीडरशिप में अच्छा रहा है। और अब सबसे बड़ी चुनौती थर्ड वेव की है। हम लोग थर्ड वेव के पहले अपनी तैयारियां पूरी कर लें और कोई दिक्कत ना आए थर्ड वेव में, वो एक चुनौती है और उसको हम लोग किस तरह से उससे निपटेंगे इसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है गौरव दयाल साहब, अब यहां पर अगर मैं शहर और ग्रामीण अंचल की बात करूं, फर्स्ट वेव में हमने देखा कि शहर ज्यादा प्रभावित, ग्रामीण अंचल में लोग कम प्रभावित, लेकिन जो सेकेंड वेव है उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव ग्रामीण अंचल में दिखाई दे रहा। फिर वहां पर कई चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं, अस्पताल का होना, अस्पताल में व्यवस्थाओं का उपलब्ध होना, या फिर शहरों की तरफ उनका भागना, या फिर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनका जिक्र होना जरूरी है कि जिन लोगों ने सिम्टम्स को देखते हुए भी उसको इग्नोर किया और फिर वो इस समस्या का शिकार बन गए। कई लोग उसकी वजह से अकाल मृत्यु का शिकार बने।
तो वहां पर उस चीज को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? ग्रामीण अंचल के लिए खासतौर से क्या रोड मैप आपका खुद का है सरकार के निर्देशानुसार? देखिए, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ग्रामीण स्तर पर जो निगरानी समितियां हैं उनको स्ट्रेंथन किया गया है, उनका सहयोग लिया जा रहा है इस समय, और एसडीएम को जिम्मेदार बनाया गया है कि उनके क्षेत्र में उनके सुपरविजन में सारी निगरानी समितियां काम करें, उनको लगातार उनके जो गतिविधियां उसको मॉनिटर करें। निगरानी समितियों का एक रोल है कि वो लोग आइडेंटिफाई करें अपने क्षेत्र में, क्योंकि वो लोकल लोग हैं, वो एक दूसरे को जानते हैं और वो तुरंत पता लगा सकते हैं किसको क्या तकलीफ हो रही है। ग्रामीण अंचल में एक समस्या ये भी है कि लोग बहुत दिन तक डिनाइल में रहते हैं, उनको लगता है कि खांसी जुकाम है और जैसे पहले होते रहा है वो अपने आप से ठीक हो जाएगा, और इसी वजह से जब संक्रमण उनको होता है और वो जब कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं तब अस्पताल तक आने में बहुत देर हो चुकी होती है और फिर उनको बचा पाने में कई बार दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो निगरानी समितियों को ये रोल दिया गया है कि वो टाइमली ऐसे जितने भी पेशेंट्स हैं जो पोटेंशियली उनको कोविड है उनको आइडेंटिफाई कर लें, उनको दवाइयां दी गई हैं, वो टेस्ट के बाद रिजल्ट आने में जो विलम्ब होता है उसके इंतजार किए बिना उनको दवाइयां तत्काल दे रहे हैं ताकि वो उनको ट्रीटमेंट चालू हो जाए, और जो विलम्ब की वजह से जो डेथ हो रही है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकें। साथ ही भारत सरकार द्वारा अभी गाइडलाइन जारी हुई है जिसमें ग्रामीण स्तर पर कोविड केयर सेंटर को स्थापित करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। मैं मानता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट भी आजकल में कुछ और निर्देश जारी करेगी। तो बात यह है कि अब ग्रामीण स्तर पर हमको और बेहतर व्यवस्था देनी है, वहाँ की पीएचसी है और जो पीएचसी है वहाँ पर स्ट्रेंथन करना होगा अपनी व्यवस्था को। और सबसे बड़ी बात यह कि जब टाइमली हम किसी को आइडेंटिफाई कर लेंगे, चिन्हित कर लेंगे कि किसको कोविड हो गया है या हो सकता है, अगर समय से हम उसको चिन्हित कर लेंगे तो उसको बचा ले जाएंगे। तो निगरानी समितियां इस समय जो मेन धुरी है जिसके इर्द गिर्द हमारी व्यवस्था घूम रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, वो है निगरानी समितियां। प्रधान नए इलेक्ट हो गए हैं, उनमें ऊर्जा है, वो भी अपने लोगों को बचाने में प्रयासरत हैं और वो तत्परता से प्रशासन का साथ दे रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि इन सबके एक टीम वर्क से और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। नहीं, बिल्कुल टीम वर्क होगा तो अच्छा परिणाम जरूर मिलेगा, और ये ऐसी आपदा है कि जिसमें टीम वर्क तो होना ही होना है, और वो सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों की टीम नहीं होगी, सरकार की नहीं, उस आम जनता को भी अपने आप को उस टीम में शामिल करना होगा। अगर कोई समस्या है तो उससे आपको अवगत कराना होगा, सरकार तक या प्रशासन तक सूचना जानी चाहिए। कमियां जरूर हो सकती हैं इतने बड़े प्रदेश में, इतने बड़े बड़े जो वहां पर अलग अलग हिस्से हैं वहां, लेकिन उनसे निपटना हमें आता है, लेकिन उसकी जानकारी होनी चाहिए। गौरवदयाल साहब, जो ट्रिपल टी का फॉर्मूला है, उस ट्रिपल टी के फॉर्मूले से अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि अच्छा परिणाम निकलता हुआ दिख रहा है। आपकी अगर टेस्टिंग हो जाती है, ट्रेसिंग हो जाती है और फिर ट्रीटमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ जाता है, लेकिन वहां पर चुनौती कहां आप लोग खुद महसूस करते हैं कि वो फॉर्मूला होते हुए भी कई बार शायद उसका लाभ किसी को आप चाहकर भी नहीं दिला पा रहे या वो ले नहीं पा रहा? देखिए, जैसे मैंने बताया कि एक तो अवेयरनेस की कमी से दिक्कत आती है, लोग टाइमली अपने सिम्टम को पहचानने में देरी कर देते हैं, और सही इलाज के लिए सही जगह पर जाना। हम लोगों का कंट्रोल रूम स्थापित है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार वहाँ पर 25 लाइन इस समय स्थापित की गई है और उन नंबर को लगातार हम लोग उसका प्रचार कर रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि क्या नंबर हैं। उन पर तत्काल अगर आप फोन करके जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे तो सारी जानकारी आपको पूरा हैंड ओवर करता है वो कंट्रोल रूम, आपको टेस्टिंग से लेकर उसके रिजल्ट आने तक, उसकी दवाइयों के वितरण तक और आवश्यकता अनुसार होम आइसोलेशन या अस्पताल में दाखिले तक वो कंट्रोल रूम उस पूरे गतिविधि को मॉनिटर करते हैं। पर्याप्त संख्या में वहाँ पर मैन पावर डिप्लॉयड है। तो हम लोगों को ये चाहिए कि ये प्रशासन अपना पूरा प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और जब तक जनता खुद सजग नहीं होगी और जो लॉकडाउन, जो पार्शियल लॉकडाउन इस समय यूपी में लागू है उसका पालन नहीं करेगी, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको पालन नहीं करेगी, तो फिर ये चुनौतियां और बढ़ जाती हैं और मुश्किलें सामने आती हैं। तो ये दोनों चीज प्रशासन को शासन में निर्देशानुसार बेहतर काम करना है और जनता को इस चुनौती की घड़ी में प्रशासन का साथ देते हुए जो भी उनके लिए गाइडलाइन जारी की जा रही है उसका पालन करना है। जब दोनों चीजें एक साथ होंगी, बेहतर तालमेल होगा तो अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। गौरवदयाल साहब, एक तरफ कोरोना की लड़ाई है, थर्ड फेज अगर आ जाती है, थर्ड वेव आती है तो उसकी तैयारी भी करनी और कर रहे हैं आप, लेकिन उसी बीच में वैक्सीन उसका एक बड़ा सहारा है और वो अपने आप में उसकी उपलब्धता को लेकर सरकार ने देखिए बहुत नियमों में बदलाव किए हैं, सरलता की है कि ग्लोबल टेंडरिंग वाले जो नियम है उसमें सरलता रहे और भी कई कंपनियां उसमें अप्लाई कर सकें। लेकिन वहां चुनौती एक और दिखाई देती है क्योंकि इंडिया न्यूज ओपीडी भी चलाता है और ओपीडी में हम तमाम डॉक्टरों को जोड़ते हैं, दर्शकों को जोड़ते हैं।
वहां पर ये बात एक कॉमन पॉइंट पर निकल कर आई कि अभी भी लोग वैक्सीन को लेकर वैसे जागरूक नहीं है, और अगर जागरूक हैं भाई, चाहते हैं कि वैक्सीन लगवाएं, उपलब्धता को लेकर संशय है या कई बार संकट है, या फिर उसके बाद उनके मन में बहुत सारे भ्रम हैं, वो सोशल मीडिया की खबरों में उलझ जा रहा है, कौन सी लगवाएं, फिर दूसरी वाली कौन सी लगवानी है, इन तमाम तरह की चीजों की प्लानिंग भी अब करनी पड़ेगी पैरेलल, और उसको आप किस तरीके से बढ़ा रहे हैं कि एक तरफ कोरोना की लड़ाई और साथ में वैक्सीनेशन की लड़ाई। देखिए, दो कैटेगरीज में वैक्सीनेशन समय चल रहा है। अलीगढ़ जिले की बात करें तो यहाँ पर 18+ और 45+ दोनों कैटेगरीज में वैक्सीनेशन प्रोग्राम संचालित है। बाकी 3 जिलों में 45+ के जो एज ग्रुप है उसका वैक्सीनेशन संचालित है। तो ये बात सही है कि जब हम लोग 45+ वाला वैक्सीनेशन प्रोग्राम को संचालित कर रहे थे तो उस समय कुछ भ्रांतियां थी, लोगों में उतनी जागरूकता नहीं थी। हम लोगों के समझाने के बावजूद भी जितनी संख्या में लोग बढ़ के आगे आ सकते थे वो नहीं आ रहे थे। पर मेरा मानना है कि आज अब लोग बेहतर सजग हैं, लोग समझ रहे हैं वैक्सीनेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, वैक्सीनेशन कैसे मोर्टेलिटी को कंट्रोल करने में सार्थक है, ये सब चीजें जनता को पता है। और अगर 18+ वाले अगर आप वैक्सीनेशन प्रोग्राम की समीक्षा करें तो 90% तक लोग टर्न अप हो रहे हैं। स्लॉट जितने भी स्लॉट्स जो अवेलेबल होते हैं वैक्सीनेशन के, लोग उसको बुक कर लेते हैं और कुछ ही मिनटों में पूरे सप्ताह भर के स्लॉट बुक हो जा रहे हैं। तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इन्हीं निगरानी समिति के माध्यम से और मोहल्ला समिति के माध्यम से इसके जागरूकता का अभियान चल रखा है कि लोग तत्परता से आए और जो अपने एज ग्रुप है उसके अनुसार आके और वैक्सीन को लगवाएं। और हम लोग ये जानते हैं कि वैक्सीन का क्या इम्पोर्टेंस है, और फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद डॉक्टर्स, पुलिस, इन सब लोगों को जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरा हो चुका है उसके बाद अब जो शासन की गाइडलाइंस है उसका भी जो एज ग्रुप है उन सब एज ग्रुप में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसे जैसे वैक्सीन प्रोग्राम आती जाएंगी इसका विस्तार होता जाएगा, तो मुझे लगता है शीघ्र ही हम लोग इसमें अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और इसका अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। गौरदयाल साहब, ब्लैक फंगस नाम की जो बीमारी है इसको लेकर भी बहुत पैनिक है, या फिर इस पर खुद सरकार ने अपनी तरफ से रिपोर्ट लेनी शुरू कर दी है? अलीगढ़ वहां पर कहां दिखता है आपको कि कहां खड़ा है, कितने केसेस हैं या नहीं है, या इसकी मॉनिटरिंग आप लोग कैसे करके रिपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, ब्लैक फंगस भी एक नई समस्या के रूप में दिख रहा है इस समय, और इसमें शासन ने गाइडलाइन जारी की कि कैसे हम लोग ब्लैक फंगस की बीमारी से लोगों को बचा सकते हैं। प्रिवेंशन ही इसका सबसे अच्छा क्योर है, और एक्चुअली अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत आती है। इस प्रकार से हमको अपने इक्विपमेंट को साफ रखना है, क्या क्या एहतियात बरतने हैं, स्टेरॉइड किस स्टेज पे लिया जाए, अगर डायबिटिक है व्यक्ति तो उसको क्या क्या परहेज करने हैं, और डॉक्टर को क्या क्या एहतियात बरतने हैं, ये सब गाइडलाइन बहुत ही विस्तृत रूप से गाइडलाइन जारी की गई है। और इन सबको अस्पतालों को, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट अस्पतालों, सबको बताया गया है, और उनका उन गाइडलाइंस को अगर हम पालन करेंगे तो ब्लैक फंगस की बीमारी यहाँ पर नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है। 1-2 केसेस यहाँ पर रिपोर्ट हुए हैं पर अभी वो कंफर्म नहीं हुए हैं। डॉक्टर को आशंका है कि 1-2 केसेस जो यहाँ पर निकले अलीगढ़ में, तो उसकी प्रोटोकॉल के अनुसार उनको टेस्ट कराया जा रहा है, उसको हम दिखवा रहे हैं कि वो उस कैटेगरी में फॉल करेंगे कि नहीं करेंगे। पर अभी तक यहाँ पर अलीगढ़ में ब्लैक फंगस की जो बीमारी है वो अभी नियंत्रण में है, कंट्रोल में है, कोई ऐसी भय की बात नहीं है। और समय से सब लोगों को हम लोगों ने सजग कर दिया, उनको बताया कि किस प्रकार से ये एक नई समस्या के जिसमें उभर रहा है तो कैसे हम लोग उससे लेते हैं। तो सब लोग अलर्ट हैं, और मैं मानता हूँ कि ये हम लोग इस समस्या से डील करने में सफल रहेंगे। एक आखिरी सवाल गौरदयाल साहब, कोरोना फर्स्ट वेव में जहां प्रशासन ने, सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, सबने अपने स्तर पर बहुत सारे लोगों को आर्थिक तौर पर या फिर कुछ और जरूरतें थी खाने पीने की तो उसकी व्यवस्था कराई, लेकिन सेकंड स्ट्रेन में हम देख रहे थे कि लोग ऑक्सीजन में उलझे रह गए, उसकी जरूरत ज्यादा थी। यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें इनका प्रभाव भले कोरोना के तौर पर नहीं आया, वो शिकार इससे नहीं हुए, लेकिन उनका आर्थिक एक जो था दुष्परिणाम वो निकल गया, उसकी उनको कमी महसूस हो रही होगी, या फिर भोजन पानी की व्यवस्था। और ये सिर्फ इंसानों के लिए मैं नहीं पूछ रहा हूं, आप लोगों की जिम्मेदारी तो बेजुबानों के लिए भी है, वो भी बेचारे कोरोना से तो संक्रमित नहीं होंगे लेकिन उनको भूख उन्हें जरूर मार देगी। तो कम से कम किस तरीके की व्यवस्था इस वेव में इस टाइप से आप लोगों ने आगे बढ़ाई जो कि हमने पहले में देखी थी? देखिए, जो जितनी बड़ी समस्या ये फेज 1 में जब लॉकडाउन घोषित हुआ था तो जो माइग्रेंट समस्या जो आई थी और बहुत बड़े स्केल पे लोग माइग्रेट किए थे,
बड़े शहरों से छोटे शहरों में और गाँव में लोग आते हैं, वो इसकी बड़ी समस्या इस समय देखने को नहीं मिली है। शासन के निर्देशानुसार हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर्स को स्थापित कर रखा है, जो आवश्यकता अनुसार हम लोगों को क्वारंटाइन किया जाता है, और कम्युनिटी किचन संचालित किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्तर पे हो, नगर निगम के स्तर पे हो, और इसके अलावा कुछ प्राइवेट संस्थाएं हैं वो भी कम्युनिटी किचन को ऑपरेट कर रही हैं। कम्युनिटी किचन के माध्यम से जो ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने की समस्या है, पीने की समस्या है, कुछ आवश्यक सामग्री की समस्या है, तो उसकी पूर्ति कराई जाती है। कंट्रोल रूम के नंबर दिए गए अखबारों में, और कोई भी व्यक्ति कंट्रोल रूम में फोन करके भी ये इन्फॉर्म कर सकता है कि उसको खाने की समस्या है, तो खाने की व्यवस्था की जाती है। और रोज इसके तहत जो हम लोग रिपोर्ट भी करते हैं शासन को, तो पूरे ही मंडल में ये कम्युनिटी किचन को स्थापित किया गया है। और क्योंकि जो लॉकडाउन है वो ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पार्शियल लॉकडाउन लागू किया गया है, जो भी एसेंशियल एक्टिविटीज है उनको नहीं रोका जा रहा है। और बेरोजगारी की समस्या जो बहुत बड़े स्तर पर इसकी बात देखने को मिला था, वो ऐसी समस्या इस बार है नहीं, हम लोग नजर रखे हुए हैं। और आवश्यकता अनुसार सरकार भी इस अगर कोई आवश्यकता पड़ती तो सरकार भी इसमें कदम उठाने के लिए तत्पर है। मैं मानता हूँ कि अभी हम लोग नजर रखते हैं, और जो बेहतर प्रयास हम लोग कर सकते हैं जिले स्तर पर वो सब किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया गौरव दयाल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। ई अधिवेशन में शामिल होकर अलीगढ़ की स्थिति क्या है, उस पूरे मंडल की स्थिति क्या है, उन तमाम जिलों की जो उसमें शामिल हैं 4 जिले, उनकी स्थिति क्या है, इसके बारे में पूरा ब्यौरा देने के लिए। और ई अधिवेशन लगातार अब आगे चलता रहेगा ये सिलसिला, क्योंकि तमाम जिले और किस तरीके से वो चुनौती के साथ आगे बढ़ रहे हैं या फिर कोरोना को हरा रहे हैं, शहर और ग्रामीण अंचल की स्थिति में कहां पर इस वक्त अंतर दिखाई देता है, या फिर जिस तरीके से सरकारी मॉनिटरिंग चल रही है उसमें क्या कमियां कोई हैं, या फिर जो कमियां हैं उनको दुरुस्त करने का जो प्रयास है उसमें कितनी सफलता, एक एक ब्यौरा आपके इसी चैनल पर ई अधिवेशन में हम रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द आते हैं।